वर्ष 452 है। रोमन साम्राज्य पतन के कगार पर है और हूणों ने अभी अभी उत्तरी इटली पर अपना हमला शुरू किया है। कई शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोग भागने पर मजबूर हो गए हैं। वे तट के ठीक बाहर एक लैगून की ओर जाते हैं और कई छोटे द्वीपों पर शरण लेते हैं। एक ऐसा निर्णय जो निस्संदेह उनकी जान बचाएगा। सभी बाधाओं के बावजूद यह छोटी सभ्यता अंततः दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग करतबों में से एक का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ी, वेनिस। कोई सड़क नहीं होने, कोई जमीन नहीं होने और कोई ताजा पानी नहीं होने के बावजूद वेनिस वासियों ने एक दलदली को अपने समय के सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी शहर में बदलने में कामयाबी हासिल की। सैकड़ों द्वीपों के माध्यम से बुनी गई नहरों और पुलों के इस अनूठे लेआउट ने वेनिस को अविश्वसनीय रूप से सुलभ बना दिया और यह सभी व्यवसायों का केंद्र बन गया। हमने पूरी चीज को मॉडल बनाया है ताकि आपको यह दिखा सकें कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, और इसके चतुर डिजाइन और मध्ययुगीन इंजीनियरिंग ने इसे दुनिया पर कब्जा करने की अनुमति कैसे दी। जब पहले शरणार्थी द्वीपों पर अपना नया जीवन शुरू करने के लिए पहुंचे तो उनके पास निर्माण के लिए सबसे खराब संभव सतह थी। छोटे दलदली द्वीप एक अविश्वसनीय रूप से नरम मिट्टी से बने थे, जो मुश्किल से एक इंसान के वजन को संभाल पाती थी। पूरे शहर की तो बात ही छोड़ दें। इमारतों के लिए स्थिर नींव बनाने के लिए वेनिस वासियों ने क्रोएशिया के जंगलों से बड़े लकड़ी के खंभे एकत्र किए और उन्हें जमीन में ठोकना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें लगभग 5 मीटर गहरा चलाया, जब तक कि वे मिट्टी की बहुत कठिन परत तक नहीं पहुंच गए। इसने न केवल खंभों को स्थिर किया, बल्कि उन्हें वास्तव में करीब से पैक करके इसने आसपास की मिट्टी को संकुचित कर दिया, पानी को बाहर धकेल दिया और इसे बहुत मजबूत बना दिया। एक बार जब खंभे जमीन में मजबूती से लग गए तो शीर्ष को काट दिया गया और भार फैलाने के लिए लकड़ी के तख्ते शीर्ष पर रखे गए। फिर स्ट्रियन पत्थर के विशेष ब्लॉक रखे गए ताकि नींव को पानी से ऊपर उठाया जा सके। यह डिजाइन एक प्रतिभा की चाल थी, क्योंकि लकड़ी के खंभों को हवा से दूर सील कर दिया गया था, जिससे उनके सड़ने की कोई संभावना नहीं थी। आज तक लगभग सभी मूल खंभे बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अभी भी शहर को संभाल रहे हैं। एक बार जब नींव ठीक से रखी गई तो खुद इमारतों का निर्माण किया गया। वेनिस वासियों ने अपने घरों के लिए लकड़ी का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन कई आग लगने के बाद वे ईंट पर स्विच हो गए। इमारतों को यथासंभव हल्का रखने के लिए उन्हें 3 मंजिल से अधिक नहीं होना था। चूने के मोर्टार का उपयोग सीमेंट के बजाय करना पड़ा, क्योंकि यह लचीला था और पूरी इमारत को धीरे धीरे चलने वाली जमीन के रूप में लचीला होने की अनुमति देगा। भीतरी दीवारों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाया गया था, जो एक जाली की तरह लचीली भी होती। मुखौटा दीवारें, जिनमें बड़ी खिड़कियां और सुरुचिपूर्ण पत्थर के डिजाइन थे, उन्हें बहुत भारी बना दिया और इसलिए उन्हें गिरने से रोकने के लिए उन्हें लोहे की छड़ों का उपयोग करके फर्श में पिन किया गया था, जो पूरी इमारत को एक साथ रखती थी। निर्माण की यह विधि वेनिस वासियों के लिए अच्छी तरह से काम करती थी और जल्द ही लैगून के आसपास कई द्वीप इस तरह से स्थापित हो गए। अधिकांश शहरों की तरह बाहर की ओर विस्तार करने के बजाय ये द्वीप एक दूसरे में फैल गए। पहले तो नावें द्वीपों के बीच पार करने का एकमात्र तरीका थी, लेकिन अंततः द्वीप एक दूसरे के करीब हो गए और घोड़े पर उथले पानी में आसानी से पार किया जा सकता था। वेनिस के विकास में अगला कदम निश्चित रूप से द्वीपों को जोड़ना होगा। आश्चर्यजनक रूप से वेनिस के अस्तित्व के पहले 500 वर्षों तक कोई पुल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और व्यवसाय बढ़ना शुरू हुआ, रियाल्टो वेनिस के वित्तीय केंद्र तक पहुंचने का एक आसान तरीका होना आवश्यक था, और इसलिए वेनिस के डोगे ने उस इंजीनियर के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया जो सबसे अच्छे पुल को डिजाइन कर सकता था। वेनिस को द्वीपों के एक संग्रह से एक हलचल भरे शहर में बदलने के लिए पुलों का निर्माण किया जाना था। पहला प्रयास एक साधारण पोंटून पुल था, जो वेनिस के 2 सबसे बड़े वर्गों को एक साथ जोड़ता था और महत्वपूर्ण रूप से रियाल्टो क्षेत्र तक त्वरित पहुंच प्रदान करता था। पुल को बाद में एक लकड़ी के पुल में अपग्रेड किया गया, जो अंततः जल गया और गिर गया, इससे पहले कि इसे अंततः बहुत मजबूत पत्थर के पुल से बदल दिया गया।
इसे बनाने के लिए 12,000 से अधिक लकड़ी के खंभों को नहर के किनारों में डाला गया और पुल बनाने के लिए 10,000 टन पत्थर शीर्ष पर बनाया गया। आज तक पुल अभी भी खड़ा है और यह वेनिस के केंद्र में मुख्य धमनी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद पत्थर के पुल हर जगह दिखाई देने लगे, जिससे वेनिस सड़कों के बजाय पूरी तरह से नहरों से बना एक कॉम्पैक्ट शहर बन गया। इसने वेनिस को एक अनूठा लाभ दिया, क्योंकि नहरों ने माल और यातायात को शहर के हर हिस्से से जल्दी से प्रवाहित करने की अनुमति दी। पैदल चलने वालों और घोड़े से खींची गई यातायात का गंदा ओवरलैप वेनिस में मौजूद नहीं था, क्योंकि पैदल मार्ग और नहरें पूरी तरह से अलग थीं। फिर भी लोग धीमा किए बिना आसानी से दोनों के बीच संक्रमण कर सकते थे। अब तक शहर यूरोप का सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर शहर बन गया था। सब कुछ जो खरीदा और बेचा जा रहा था वेनिस से होकर गुजरता था और वेनिस वासी भारी मात्रा में पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ी और ताजे पानी की मांग नियंत्रण से बाहर हो गई। पानी से घिरे होने के बावजूद वेनिस इसमें से किसी का भी उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि यह बेहद नमकीन और अपीने योग्य था। प्राकृतिक झरनों या नदियों के बिना ताजा पानी इकट्ठा करने के लिए वेनिस मुख्य भूमि से पानी पहुंचाने के लिए नावों पर निर्भर था। लेकिन 1,70,000 लोगों के साथ मांग बहुत अधिक हो गई और वेनिस के इंजीनियरों को रचनात्मक होना पड़ा। शुरुआत से ही वेनिसियन द्वीपों को चौकों के चारों ओर बनाया गया था, जो शुरू में जानवरों के चरने के लिए केवल खाली मैदान थे। विचार, इन चौकों का उपयोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए करना था। उन्होंने पूरे चौक के नीचे बड़े क्षेत्रों को खोदना शुरू किया और दीवारों को जलरोधक बनाने के लिए मिट्टी की एक मोटी परत से रेखांकित किया। फिर जगह को रेत और पत्थरों से भर दिया गया और सतह को टाइलों के साथ फिर से किया गया, जो पानी को चौक के प्रत्येक कोने की ओर ले जाती थी। यहां से बारिश का पानी बेसिन में बहेगा और धीरे धीरे रेत और पत्थरों के माध्यम से फिल्टर होगा, जब तक कि यह चौक के केंद्र में मुख्य कुएं तक नहीं पहुंच जाता। पानी संग्रह के लिए सतह क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए आसपास की इमारतों की छतों को गटर से लगाया गया था, जो पानी को चौक पर और नालियों में निर्देशित करेगा। वेनिस तब एक विशाल फनल बन गया, जिसने शहर के चारों ओर 600 से अधिक कुओं को भर दिया। वेनिस वासियों ने फिर से अपने शहर को बचाने के लिए एक उत्कृष्ट कृति तैयार की थी, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी, कचरा। इस बिंदु तक लोग अपना सारा कचरा खिड़की से बाहर फेंक देते थे। इसमें से कुछ नहर में गिरता था, लेकिन उन लोगों के लिए जो नहर की फेंकने की दूरी के भीतर नहीं रहते थे, मूत्र, मल और सड़ा हुआ भोजन सभी सड़कों में समाप्त हो गए। और इसलिए 16वीं शताब्दी में वेनिस वासियों ने भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क बनाना शुरू किया, जो प्रत्येक इमारत से कचरा इकट्ठा करेगा और इसे नहर में फ्लश करेगा। जब लैगून का ज्वार नीचे होता था, तो ठोस कचरा नीचे एकत्र होता था और तरल पदार्थ स्वाभाविक रूप से नहरों में बहते थे। फिर जब ज्वार बढ़ता था, तो यह सुरंगों में बांट लाता था और ठोस कचरे को नहर में खींच लेता था। दिन में 2 बार ज्वार के अंदर और बाहर आने की गति गंदे पानी को समुद्र से ताजे पानी के लिए विनिमय करेगी, जो वेनिस को इसके सभी कचरे से फ्लश करती थी। अत्यधिक नमकीन पानी एक मजबूत कीटाणुनाशक के रूप में काम करता था और इस प्रणाली की बदौलत सड़कें साफ हो गईं। आश्चर्यजनक रूप से लगभग सभी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग जिसने वेनिस बनाया आज भी मौजूद है। पुल, नहरें, इमारतें सभी प्राचीन अवशेष हैं जो एक जंगल पर बैठे हैं, जिसने 1000 से अधिक वर्षों से पूरे शहर को संभाल रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और द यूनिकवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि वेनिस के बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।